नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई ब्राह्मण संगठन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार लोकतंत्र को रौंदने में लगी है, मतदान में धांधली से मतदाता के अधिकार पर चोट पहुंचाती है और इससे लोकतंत्र की पवित्रता नष्ट होती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इन स्थितियों के प्रति सावधान रहना है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में समर्थन देने वाले मतदाताओं के प्रति आभार जाहिर किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम और निष्ठा से काम करने, समाजवादी सरकार के कामों और समाजवादी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया। अखिलेश ने कहा, पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती देकर ही हम झूठ, फरेब और धांधली की राजनीति का मुकाबला कर पाएंगे। हमारा एजेंडा प्रदेश के सर्वोन्मुखी विकास का है और इसके लिए सन 2022 में समाजवादी सरकार बनाना जरूरी है। बिल्कुल, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो सरकार को भी घेरते हुए नजर आए, मौजूदा सरकार को, और कई आरोप लगाए चुनाव को लेकर भी। चूंकि जो उपचुनाव के नतीजे आए, बिहार के जो नतीजे आए, उनको आधार बनाकर भी अखिलेश यादव यहां सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम और डीएम हर तरीके के हथकंडे अपनाने लगे हैं और एक तरीके से वो निशाना साधते नजर आए, यानी चुनाव आयोग पे, प्रशासन पे वो कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। तो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, चूंकि इसमें समाजवादी पार्टी को एक सीट आई, 7 में से 6 भारतीय जनता पार्टी के पास गई, और विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था। सेमीफाइनल का जो तस्वीर है वो सबके सामने है। अब बारी फाइनल की है और फाइनल की जो तैयारी है वो की जा रही है। कई ब्राह्मण संगठन है जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सवाल कई उठते हैं कि क्या अब जाति के नाम पर किसी तरीके का बदलाव होगा या फिर विकास के नाम पे ही वोट मांगे जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से पिछले काफी वक्त से कई लोग शामिल हुए हैं और कई लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई है अखिलेश यादव ने, ऐसे में पार्टी में बदलाव और मजबूती की कोशिश की जा रही है। और यह भी कहा गया कि आगे आने वाली रणनीति की तैयारी अब शुरू हो गई है। जिस तरह से ब्राह्मण संगठन इस पार्टी में अब शामिल हुए, यानी कि समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने, कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि जाति के नाम पर अब आने वाले चुनावों में एक बार फिर से वोट बैंक इकट्ठा किया जाएगा। वोट बैंक पर खासी नजर रहने वाली है। और दूसरी ओर सेमीफाइनल जिसे हम कहते हैं, यानी कि उपचुनाव को एक बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में सेमीफाइनल के तौर पर यह मैच देखा जाएगा जो इस बार उपचुनाव में हुआ। और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने कड़ी टक्कर भी दी है। जो रिजल्ट्स आए उपचुनाव में, जो फासला था, जो काउंटिंग के नंबर सामने आए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कम फासला हमें देखने के लिए मिला। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि भाई हमारी तैयारी पूरी है और कांटे की टक्कर देने के लिए हम तैयार हैं। और अब जो बारी है अब वो 2022 की है, यानी अब फाइनल की बारी है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। चर्चा करेंगे, कई सवाल है, जवाब भी लेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राकेश कुमार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिल जी, आपके पास आऊंगा। जो परीक्षा थी सेमीफाइनल की वो तो अब निकल चुकी है, फाइनल की क्या तैयारी है, क्या मैथमेटिक्स है 2022 के लिए? देखिए, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ये दो ऐसी चीज होती है जिसका डिस्कशन मीडिया पर नहीं होता है, ये पार्टी के अंदर होता है। इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हमने आपके साथ कई डिबेट किया जी, और मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको मैं फिर दोहराता हूं। पहले तो मैं अश्विनी शाही जी को बधाई दे दूं कि उन्होंने 6 सीटें अपनी वापस पा ली हैं और हमने 1 सीट वापस पा ली है, तो उन्हें बधाई। दूसरी ये कि सीएम से लेकर के पीएम अगल बगल खूब दौड़े और प्रशासन से लेकर के हर तरह का सहयोग इनको प्राप्त हुआ, बावजूद इसके ये 1 सीट की वृद्धि नहीं कर पाए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, बधाई पहले दिया है मैंने अश्विनी जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो हमारी मेन तैयारी है 2022 की, उस समय भी हम कहते थे कि हमारे लिए रिले रेस है, मैराथन में हम लोग विश्वास करते हैं और हमारी तैयारी मैराथन की। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो नीतियां बनाई थी, उन्हीं नीतियों पे हम लोगों ने काम किया है। आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसका 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या बात थी कि इस पे हमने उतना फोकस क्यों नहीं किया, और ये सारी चीजें आपको पता चली। लेकिन जो हमने संगठन पे इधर बीच जोर दिया है, तो कहीं कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता पार्टी में हमारे आस्था करके, विचार करके उन्होंने पार्टियां ग्रहण की और तमाम समाज के लोग इस समय ग्रहण कर रहे हैं।
क्योंकि समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। जी कपीश जी, एक समाज हाँ का स्वागत है। बिल्कुल, आपने कई चीजों को रखा, कई चीजों को बताया, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ब्राह्मण कार्ड से 2022 की जंग जीती जाएगी? क्योंकि कई ब्राह्मण संगठन जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे पहले भी आप लोग ब्राह्मण कार्ड खेलते रहे हैं, विकास दुबे को लेकर भी जाति आधारित कई आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो हुआ उस पर मैं जवाब जानना चाहता हूं। जी, क्या जवाब जानना चाहते हैं? एक बात पूछ लें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब सुन पा रहे हैं, बताएं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 2022 की जो लड़ाई है, क्या वो ब्राह्मण कार्ड के साथ जीती जाएगी जो जंग है? नहीं, ब्राह्मण हमारे समाज का एक अंग है, जैसे अन्य जातियां एक अंग है। समाजवादी पार्टी विकास परक राजनीति करती है। जब विकास होता है तो उसमें सभी धर्म और जाति का विकास होता है, किसी एक वर्ग का नहीं होता है। अगर हमने मेट्रो ट्रेन चलाई थी तो सभी बैठ रहे, अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया था तो सभी जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने अभूतपूर्व कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर किया, उसका लाभ सभी को प्राप्त हुआ है। ठीक है कपीश जी, इस पर आगे चर्चा करेंगे हम। अश्विनी जी का रुख में करना चाहूंगी। अश्विनी जी, देखिए, जो सेमीफाइनल की परीक्षा थी उसमें साफ तौर पर 6 सीट्स आपके पाले में चली गई। एक बार फिर से 6 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं, भाई उनकी प्लॉटिंग तो सीधा 2022 के विधानसभा चुनाव की है, अभी जितनी तैयारी थी वो दिखा दी गई है। मेघना जी, सर्वप्रथम आप लोगों को और आपके सभी दर्शकों को, हमारे सारे पैनलिस्टों को धनतेरस की शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी 2022 की तैयारी, इस परीक्षा में सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी ने सभी दलों को बाहर कर दिया, फेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी पास हो चुकी है। ये किसी के जातिगत राजनीति या किसी के बहकावे में लाकर इतना षड्यंत्र किया गया, योगी सरकार के खिलाफ सभी दलों के द्वारा भ्रम फैलाया गया, हर कांड करके हाथरस से लेकर चाहे जहां भी किसानों के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, भ्रम फैलाया गया। बेरोजगारी पर हो, कोरोना पर हो, सारा भ्रम फैलाया गया। सब भ्रमजाल जनता ने तोड़ा और हमको आशीर्वाद दिया उत्तर प्रदेश में, न कि। लेकिन अश्विनी जी, विपक्ष का तो ये कहना है सीएम से लेकर डीएम तक लगे हुए थे इस चुनाव में आपको जिताने के लिए। जो आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं उनको तो साइड में रख दीजिए। जी, अब देखिए, होता क्या है कि जब कहीं कष्ट होता है, जाको पैर न फटी बिवाई, सोका जाने पीर पराई, ऐसी मान्यता नहीं इनकी। हम लोगों ने कष्ट झेला, हम लोग जनता तक पहुंचे। कौन बताइए, कोई विपक्ष का कोई भी नेता, माननीय कपीश जी यहाँ बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव जी कितने दिन कितने सभा करके कहाँ गए? इन लोगों ने भ्रम पाल रखा था कि हम जनता को दिग्भ्रमित करके और हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा कर ले जाएंगे, जिसमें ये लोग पूरी तरीके से नाकाम रहे। तो आज ये डीएम और सीएम पक्की बात करेंगे, क्योंकि हमारे सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी, वो जन जन तक पहुंचे हैं और हमने इसको हल्के में, कोई चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते हैं। इसलिए मैं आपसे मेघना जी कहना चाहूंगा कि मणिपुर से लेकर और आंध्र तेलंगाना तक आशीर्वाद बरसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता बिल्कुल। चुनावी नतीजे तो कुछ ऐसा ही दिखाते हैं। ठीक है कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन पहले राकेश जी से प्रतिक्रिया। राकेश जी, देखिए, जो इस बार के चुनाव के नतीजे आए हैं, बिहार में तो अनएक्सपेक्टेड रहे, लेकिन यूपी में बीजेपी ने बहुत कुछ खोया नहीं, बहुत कुछ पा जरूर लिया। एक बार चुनावी मैदान में जब सीएम योगी उतरे तो उसके बाद यह कहा जा रहा था कि इस बार बाकी पार्टियां भी कांटे की टक्कर देंगी। कांटे की टक्कर जरूर दी, लेकिन 6 सीट एक बार फिर से बीजेपी के पाले में चली गई। यानी कि सेमीफाइनल का लगभग आधा फैसला तो यहीं पर हो गया आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए मेघना जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हुए 7 सीटों पर, उन 7 सीटों पर ही अगर हम बहुत बारीकी से हर एक चीज का समीक्षा करेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला ये कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव था केवल 7 सीटों पे था, बहुत बड़ा राज्य है और चुनाव केवल 7 सीटों पे था। दूसरी अगर हम देखें तो किस तरीके से बीएसपी, कांग्रेस और सपा, ये तीनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फायदा मिला, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज को हम देखें। लेकिन अगर आप समीक्षा करें तो लगभग 2 या 3 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने बहुत अधिक संख्या में परसेंटेज में वोट लिए और सपा शायद वहां पर 3rd नंबर पर रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे।
और उसी के साथ आप देखिए कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके सुप्रीमो ने वहां पर जाकर कोई जनसभाएं भी इतनी नहीं की। ये कहीं ना कहीं कहना ठीक होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन 7 सीटों में जो चुनाव हुए तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिला। लेकिन उपचुनावों का जो परिणाम होता है वो जब विधानसभा के चुनाव आएंगे 2022 में या किसी भी प्रदेश के अंदर उपचुनाव और प्रमुख चुनाव जो मेन चुनाव होते हैं उनके परिणामों में अंतर होता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं 2 बातें हुई हैं। पहला ये कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी की पार्टी का, उत्तर प्रदेश सरकार का मनोबल बढ़ा, उन्हें आत्मविश्वास मिला कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि 4 साल जो उन्होंने काम किया लोगों ने उनको दोबारा से जिताया। उसी के विपरीत अगर हम देखें तो चाहे वो सपा हो, वो बसपा हो या वो कांग्रेस हो, उन दलों को अपनी कहीं ना कहीं कमियां, अपनी खामियां और क्या राजनीतिक गणित, किस तरीके से जातिवाद का समीकरण, किस तरीके से टिकटों का बंटवारा और किस पार्टी के साथ लड़के चुनाव लड़ने में उन्हें फायदा होगा, वो अपने गणित को, गुणा भाग को अब लगा सकते हैं। लेकिन राकेश जी, यहाँ इसी से मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है, वो ये कि चूंकि ये सरकार की एक परीक्षा थी, परीक्षा विपक्ष की भी थी कि इसमें कौन विपक्ष में मजबूत नेता बन के उभरता है, क्या बीएसपी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस होगी। लेकिन लगता है कि 2022 की जो टक्कर होगी वो योगी बनाम अखिलेश होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बात में कोई दोहराया नहीं है कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो लड़ाई केवल 2 ही पार्टियों के बीच होंगी। एक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार और उनके सामने केवल सपा में समाजवादी पार्टी में अखिलेश होंगे। क्योंकि आप देखिए कि बीएसपी के अंदर किस तरीके से आपसी फूट है, कई राज्यसभा चुनाव के अंदर ही कई विधायक पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और आप अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस किस तरीके से कुछ सीटों पे 2nd नंबर पे तो आई, इस पे 3rd भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर वो जनाधार अभी कांग्रेस पार्टी का नहीं है जो बाकी पार्टियों के पास है। तो ये स्पष्ट है कि रहेगा सपा वर्सेस बीजेपी का ही मेन फाइट। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि ये जो चुनाव हुए थे जिसको हम सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, ये चुनाव के अंदर चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, बड़े नेताओं ने आकर कमान नहीं संभाली थी क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये 7 सीटों का चुनाव है और बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो उन्होंने अपनी छाती को बचाने के लिए बड़े नेता नहीं आए। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा हर एक पार्टी अपनी घोषणा पत्र लेकर आएगी क्योंकि उपचुनाव में कोई घोषणा पत्र नहीं होता, कोई झूठे, कोई सच्चे वादे नहीं होते, लोगों को बहकाया नहीं जाता। तो उन चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट चुनाव पे आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो जीता वो सिकंदर और बीजेपी निश्चित तौर पर उपचुनाव में जीती है तो वो विजय के लिए शुभकामनाएं भी हैं उनको और उनका मनोबल भी बढ़ा है। लेकिन उन्हीं से सीख लेते हुए अब विपक्षी पार्टियों को आगे की तैयारी करने का मौका मिल गया। ठीक है, कपीश जी के पास मैं जाऊंगी। कपीश जी, देखिए तमाम तरह के आरोप अश्विनी जी ने भी आप पर लगाए और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो अब और तेज होने वाला है अब जब रिजल्ट आ गए हैं तो उन आरोपों का जवाब भी मैं चाहूंगी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव का नाम उभरकर अब सामने आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है भाई जंग अब योगी बनाम अखिलेश होने वाली है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई बीएसपी ने जो बयान दिया है, मायावती ने जो बयान दिया है, उससे अखिलेश यादव को जो फायदा कुछ मिला है उसमें नुकसान हो सकता है। मेघना जी, राकेश जी ने जो विश्लेषण किया है मैं उससे सहमत जी और बहुत अच्छा विश्लेषण किया। देखिए, हम तो पहले से एक बात कह रहे थे कि हम लोग ये रिले रेस है और हमने अपने कार्यकर्ताओं को ताकत दी थी इसमें और पूरी तरीके से उनको कमान सौंपी थी ताकि हमारा कार्यकर्ता ये खुद सत्य प्लेश है। और वो कार्यकर्ताओं में जो जोश था वो हमने जगाया है। इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। उसका असर आपको दूरगामी दिखाई देगा जी। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, इस उपचुनाव के अंदर सिंपैथी फैक्टर चला है और आपने देखा होगा हमने भी जो अपनी सीट बचाई है वो सिंपैथी की सीट थी और इन्होंने भी अपनी 3 सीटें बचाई। बहुत सीधी सी बात है कि इसमें योगी जी का काम से कोई मतलब नहीं रहा। उसका कारण ये रहा कि सिंपैथी पे ये चुनाव हुए, एड़ी चोटी का जोर लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। सीएम से लेके पीएम भी अगल बगल ही नाच रहे थे बिहार के अंदर। और दूसरी चीज, यहाँ पे डीएम से लेकर के जो भी इनका ताना बाना पुलिस का रहा है, जिस तरह से नौगावा में इन्होंने लाठी चार्ज कराया और आप सारी चीजें देखिए कि मतदान
वो प्रभावित हुआ, चुनाव की ईवीएम की मशीनें खराब हुई, घंटों खराब रही, तो ये सारी चीजों इनके हाथ में थी जो ये कर सकते थे अपने लाभ जी। और इनको बहुत बहुत बधाई। नहीं, तो आप क्या ये बधाई के साथ साथ ये तंज भी कस रहे हैं कि फरेब हुआ है, छल कपट हुआ है, कुछ घपलेबाजी हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, आप ये कह रहे हैं? इसमें तंज नहीं है भाई साहब, ये सत्यता है जो हमने कही है ना, आरोप है ये। ठीक है, अश्विनी शाही ये बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं वो हैं तो सबके सामने, लेकिन धांधली हुई है। अखिलेश भी यही कह रहे थे, कपीश जी भी यही कह रहे थे, और वो तंज नहीं कस रहे, वो सीधा आरोप लगा रहे। और अश्विनी जी, अभी कपीश जी इस बात से सहमत थे कि राकेश जी ने जो विश्लेषण किया है वो भी सही है, यानी कि जोर आजमाइश विपक्षी पार्टियों की तरफ से उस हिसाब से नहीं की गई। और दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि भाई सीएम डीएम लगे हुए थे। देखिए मेघना जी, आपने कहा अभी राकेश जी ने जो कहा, राकेश जी को मैं एक बात उनका शुद्ध कर दूं, उन्होंने कहा जो जीता वो सिकंदर, ये रिजल्ट के बाद होता है, लेकिन उसमें ये भारतीय जनता पार्टी उसके लायक थी, वो डिजर्व करती थी। राकेश जी, मैं आपका इस लाइन का शुद्धिकरण करना चाहता हूं कि बीजेपी, आपने एक बात और कहा, बीजेपी बहुत मजबूत थी, उसके बाद ये लाइन नहीं आती है कि जो जीता वो सिकंदर। बीजेपी डिजर्व करती थी, बीजेपी ने मेहनत किया था, बीजेपी ने काम किया था और जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, ये यहां पर आना चाहिए। राजेश जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कपीश भाई ने माइक्रो मैनेजमेंट की बात की, एकदम सत्य कहा इन्होंने। माइक्रो मैनेजमेंट इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने घर में बैठकर और वहां से ट्वीट करके माइक्रो मैनेजमेंट किया है उन्होंने। ये मैनेजमेंट बहुत शानदार है जिसमें हमको 6 सीट मिली है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सिंपैथी की बात है। देवरिया में जन्मेजय सिंह की डेथ हुई, वहां पर उनके लड़के को टिकट नहीं मिला, वहां पर दूसरा प्रत्याशी उतारा गया। घाटमपुर में ये बताएं किसको उतारा गया, वहां दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया। तो ये सिंपैथी वोट कहां मिली? ये सीटें मिली है, ये भारतीय जनता पार्टी के काम पर मिली है। माननीय कपीश भाई, इस चीज को भी आप सोचिए। तीसरी बात, आपने जो आरोप लगाया कि सारे लोग मिले हुए थे, तो हिंदुस्तान की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना सीखिए आप लोग। चुनाव आयोग किसी पार्टी की जेबी नहीं है। चुनाव आयोग ने एक करवट लिया था कि माननीय टीएन शेषन जी के समय में, और वो जो करवट थी आज उसका बहुत आगे तक बहुत बढ़िया उपयोग किया जा रहा है हिंदुस्तान में। अमेरिका में बहुत बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज भी वहां बैलेट से पेपर कराया जाता है, और हम ईवीएम से कम 15 चुनाव करा चुके, और हर चुनाव में जब हारते हैं ये लोग तो कहते हैं ईवीएम गड़बड़ थी, ईवीएम गड़बड़ था। पार्टी के खाते में भी एक सीट गई है, उसको लेकर भी क्या सीएम डीएम मिले हुए थे, ऐसा कुछ कहा गया है? वही मैं आ रहा हूँ मेघना जी, उसी पर आ रहा हूँ। जब ये जीतते हैं तो उनको वहां पर ना सीएम नजर आता है, ना डीएम नजर आता है, ना ईवीएम नजर आता है, लेकिन हारने पर ईवीएम और सीएम और डीएम सब लोग नजर आते हैं। मैं वही कहने जा रहा था जो आपने बीच में कह दिया कि 6 सीट अगर हम जीते हैं तो 1 सीट ये भी जीते हैं। क्या हमारा सीएम वहां नहीं था? क्या हमारा डीएम वहां नहीं था? क्या हमारी ईवीएम वहां नहीं थी? तो ये सोचनीय विषय है, इन लोगों को आत्म समीक्षा करनी चाहिए। योगी सरकार, योगी जी के नेतृत्व में बहुत आगे निकल चुकी है, और अभी सपा, बसपा और कांग्रेस इसको पकड़ नहीं पाएगी। हाँ, ये है कि प्रभाव बनाने के लिए कुछ सीटें इनकी हैं, जो जाति का ये लोग कार्ड खेलते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, जातीय दलीय राजनीति करते हैं, और उसी पर इनके पार्टी का निर्माण हुआ है। तो ये लोग वही करें। भारतीय जनता पार्टी, अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, कपीश जी का मैं रुक करना चाहूंगी। कपीश जी, देखिए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप सहमत हैं जो भी विश्लेषण किया जा रहा है, यानी कि विपक्ष ने उस हिसाब से जोर आजमाइश की नहीं, 2022 की रणनीति से मान लेते हैं, चलिए। लेकिन दूसरी ओर आप कह रहे हैं, यानी कि आपकी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम डीएम मिले हुए हैं, बड़ी धांधली की गई है। तो एक बात पर आखिर इस हार के बाद क्यों नहीं टिका जा रहा? क्या बस हार का ठीकरा फोड़ना है, या फिर वाकई 2022 की तैयारी थी जो अभी सिर्फ दिखाई है? मेघना जी, ये दोनों दो बातें हैं, अलग अलग बातें जी, एक बातें नहीं। और समाजवादी पार्टी दोधारी तलवार पे नहीं चलती है। हमारा जो कुछ भी है लाइन ऑफ एक्शन एकदम स्पष्ट होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, मल्हनी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी चुनाव नहीं जीती जी। शायद जनसंघ ने 1962 में जीता था, उसके बाद से आज तक ये वहां नहीं है जी। और हमारे जो नेता थे
एस्पायर किए थे, उनका सिंपैथी वोट भी था और इन्होंने बहुत प्रयत्न किया था। ये तो अपने डमी कैंडिडेट को उतार रखे थे, ये चौथे नंबर पे वहां पर 13%, यानी कि योगी जी की अगर इतनी महानता थी, 2 बार उस सीट पर जाकर के उन्होंने प्रचार कर लिया था जी। इन्होंने तो दोनों हाथ में लड्डू लिया हुआ था। लेकिन कपीश जी, आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं, तो एक सीट के लिए क्यों नहीं मिले? वहां पर भी तो काम चल सकता था ना, अगर आरोप लगाए ही जा रहे हैं। और मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आप सुनिए कपीश जी, देखिए मेरा सवाल ये है, मलनी सीट की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मेरा सवाल ये है कि आप एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनका इस्तेमाल किया गया, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपने उतनी जोर आजमाइश की ही नहीं, आपने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए एक तरह से अपनी मेहनत को बचाकर रखा हुआ है। तो आखिर हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है? हार का कारण रहा क्या? मेघना जी, हमने ये कहा कि हमने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, हमने अपनी ताकत नहीं लगाई, हमने पूरी ताकत लगाई। स्ट्रेटेजिकल थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि ये उपचुनाव थे, इसमें हमने अपनी पूरी ताकत जिले की होगी, अगल बगल के जिलों की थी, और हमारे वो नेता जो वहाँ के प्रतिष्ठित नेताओं में इनकी गिनती होती है, दिन रात लगे हुए थे जी। और माइक्रो मैनेजमेंट था, इसमें कहीं दो राय नहीं। आपने देखा होगा कि चेतन चौहान जी की पत्नी भी 10 राउंड तक पीछे चली थी, और वहाँ नौगावा में अगर इन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया होता, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी मीडिया रिपोर्ट थी। चलिए इसको भी हम इस एंगल को भी समझेंगे। राकेश, मैं आपके पास आऊंगा और ये जानना चाहता हूँ। राजेश भाई जी जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखिए, जब पोलिंग हो रही थी तो पोल जो 200 मीटर का एक रहता है, तो वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, ना प्रचार करेगा, ना सामग्री लेके बैठेगा। तो इन्होंने तो इसकी पूरी धज्जियां उड़ा करके रखी थी, पूरी कन्वेंशन अंदर तक करते ले जा रहे थे। ये लोग घर से निकाल करके तो मुकदमा दर्ज कराते चुनाव आयोग में, आप अपना विरोध दर्ज कराते, यहाँ विरोध क्यों दर्ज करा रहे कपील भाई? जहाँ पैसे बांटे जा रहे थे प्रधान के थ्रू, वहाँ पीछे नहीं दिखाई दे रहे। कपीश जी, यही तो मेरा सवाल है, आखिर आप हार का ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं? इस पर कि हमारी मेहनत फिलहाल के लिए थोड़ी कम थी, या हमने मेहनत जानबूझकर कम की, या फिर भाई सरकारी तंत्र या फिर एक तरह से अधिकारियों का इस्तेमाल हुआ है? एक बात कोई बता दीजिए ना। हम लोगों ने पूरी की मेहनत, हम लोगों ने पूरी ताकत से की है। रणनीति अलग थी, मैंने आपको सिर्फ ये बताया, और इन्होंने पूरी प्रशासन और शासन की पूरी ताकत झोंक दी। ठीक है। और उसके बाद ये जो जहाँ पे जो परसेंटेज खराब करते थे हमारे, वो यानी कि सीधे आरोप लगा रहे हैं, सीधे आरोप है। मनानी में जहाँ हमारा जो है प्रतिशत जीतने का बहुत ज्यादा होता था, हम सिर्फ 4,500 मतों से जीते हैं। राकेश की पूरी कोशिश। ठीक है, अभी कई और सवाल है। राकेश, मैं आपके पास आऊंगा। ये वक्त, चूंकि चुनाव हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, तस्वीर सबके सामने है, विपक्ष के लिए ये वक्त जो है मंथन करने का है, समीक्षा करने का है, अपनी कमियां देखने का है, या फिर हार का ठीकरा इस तरीके से फोड़ देना कि साहब जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपने सुना, और क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें किसी तरह की सच्चाई हो सकती है, आपको लगता है? देखिए राजेश जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये मैं या आप हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये जांच का विषय होता है। और जिसके लिए चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो निष्पक्ष तौर पे कराती है, और अगर किसी भी पार्टी की कोई शिकायत होती है तो शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है। अब विषय ये है कि कौन सी पार्टी जीती और कौन सी पार्टी हारी, और उन हार के क्या कारण है। तो मैं इसको एक बिहार के चुनाव से एक एग्जाम्पल लेके मैं यूपी के चुनाव पे आ जाऊंगा। जिस तरीके से आप देखिए कि सीमांचल के अंदर 11 सीटें लगभग ऐसी थी जहां पर ओवैसी की AIMIM पार्टी ने 5 सीटों के आसपास विजय प्राप्त करी, और बाकी 6 सीटों के अंदर वो इतना वोट लेके गई है कि अगर वो वोट वो चुनाव ना लड़ते तो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पे महागठबंधन को फायदा होता। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये 7 सीटों पे चुनाव हुए, एक सीट के ऊपर कांग्रेस का जो पर्चा था वो खारिज हो गया था, तो कांग्रेस ने 6 सीटों पे चुनाव लड़ा, और सपा और बसपा ने भी चुनाव लड़ा। तो जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, देखिए बीजेपी को फायदा कहाँ हुआ? बीजेपी को फायदा वहां हुआ कि बीजेपी का जो कैडर वोट है, जो बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज है, वो बिल्कुल फिक्स है, वो कभी नहीं हिला। लेकिन जो बाकी वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस, सपा और बीएसपी में बट गया। देखिए, अगर आप बात करें कि हमारे एक समुदाय के वोट की, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट की, तो वो कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन जो बीजेपी का जो वोट था वो कहीं शिफ्लिंग होके कहीं पहुंचा नहीं।
तो तीनों ही पार्टियों को ये मंथन करने की आवश्यकता है। और मैं यह निश्चित तौर पर अभी भी आपके चैनल पे ये दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले समय में भी अगर बीएसपी, सपा और कांग्रेस ये तीनों अलग अलग लड़ेंगी तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी के पाले में जाएगा और बीजेपी की बहुत बड़ी एक जीत हो सकती है। तो इन पार्टियों को चिंतन मनन करने का वो है कि आंकड़ा देखिए कि किस पार्टी को किस परसेंटेज पे वोट मिली, किसका कितना कैडर वोट है। अभी ये 7 सीटों का यहाँ आप आंकड़ा निकाल के देख ले इलेक्शन कमीशन की साइड से, निष्पक्ष हो जाएगा। अगर तीनों पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही होती तो रिजल्ट कुछ और होता। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कहा भी जा रहा था कि अगर एकजुट होकर एक नीति का विरोध किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। फिलहाल जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ कहना चाह रहे थे? ये कह रहा था राकेश भाई बहुत सुलझी हुई राय दे रहे हैं, उनकी राय का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन चीज ये होती है राजनीति में जो वास्तविकता को ग्रहण करा जाता है। एक व्यक्ति सीधे सीधे ये कह रहा है और उसके जो कार्य भी रहे हैं वो सपोर्ट करते रहे भारतीय जनता पार्टी को, जिसके 16 विधायक थे वो राज्यसभा में से बात कर रहे हैं उन्होंने, और जो 16 सीटें रही हैं वो जीतने का ख्वाब देखा और जीता। आप सोचिए कि किसके सपोर्ट से जीता। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका खुला हुआ जो छुपा हुआ गठबंधन था वो सामने आ गया और उन्होंने इस हद पे भी आकर के इस बात को कह दिया कि भाई समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम एमएलसी के चुनाव में जिस स्तर पे भी हमको आना होगा हम आकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। तो ये चीजें सोचना कि ये भी हमारे साथ आ जाए वो भी हमारे साथ हो जाए, ये एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये सपना है, दुरूह सपना है। ये परिकल्पना अगर होती तो शायद इस पर पार्टी विचार करती। लेकिन कपिल जी देखिए, जब शुरुआती रुझान आ रहे थे उपचुनाव के तब ये कहा जा रहा था कि भाई अगर 5 सीटें भी बीजेपी के पक्ष में आ रही हैं उपचुनाव में तो वो 5 को 2.5 कर दिया जाए, इसलिए अपना वोट बैंक वहां पर शिफ्ट कर दिया है। तो जाहिर तौर पर अगर आप अलग अलग चुनावी मैदान में उतरेंगे तो नुकसान तो आप ही के लोगों का है, जो हुआ भी है। देखिए जब चुनाव लड़ा जाता है और या कोई राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो वो अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए, उसे अपने पैर पर भरोसा होना चाहिए। अगर वो सपना देख रहा है तब तो बेकार चीज है। परिकल्पना में अगर कुछ लोग साथ आने चाहते हैं तब हम ना ले तो वो ये गलत हो जाता है जी। लेकिन कपिल जी देखिए, विपक्ष की अपनी एक भूमिका होती है, विपक्ष एकजुट रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप सभी मिलकर सरकार की नीतियों का यानी कि बीजेपी की नीतियों का ही विरोध कर रहे हैं। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टियां ही अलग की क्या जरूरत है, केवल 2 ही नेशन की पार्टियां बन जाए जी, तो ये चीज संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन कपिल जी एक बात मानेंगे कि चुनाव से पहले जो सपा बसपा की अंतरकला जो खुल के सामने आई थी, जो लड़ाई एक तरफ खुल के आ गई थी सामने, उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा हुआ? नहीं, हम बता रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वही जो राकेश भाई ने ठीक विश्लेषण किया है, 36% अपने वोटों को ग्राह्य किया है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा है। वो फायदा शायद आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हार हमारी दिखाई दे रही है आपको 6 सीटों पर, क्योंकि हम हारे नहीं है, एक हमारे पास थी एक हमारे पास है। आपको इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2017 के इलेक्शन पे चलिए, हमने एक शुचिता का यज्ञ किया था और जो कुख्यात चेहरे थे उनको हमने पार्टी में अपनी जगह नहीं दी और हमारी पार्टी में एक शुचिता का यज्ञ हुआ जो आज तक कायम है। और हमने हमारे ऊपर टेंट लगा, कहना जी पूरी बात आने दिया, हमारी पार्टी को टेंट लगा और उसके बाद हमने कांग्रेस से समझौता किया था और कांग्रेस के साथ हम गए थे चुनाव में। ठीक है कपिल जी, याद होगा कि कांग्रेस के साथ जितना % हम पाए थे उतना % हमने इस उपचुनाव में अकेले पा लिया। बिल्कुल ठीक है। मैं अश्विनी जी का रुख करना चाहूंगी। अश्विनी जी देखिए, ये कहा जा रहा है जो जीता वही सिकंदर, और इस बार सीएम योगी यहाँ पर चुनाव के सिकंदर उपचुनाव में तो खास तौर पर बनते हुए नजर आए। बीजेपी जीत गई है, लेकिन देखिए 6 सीटें जीती है और अब आमना सामना किसका हो रहा है? अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी और सीएम योगी, और दूसरी ओर कई जगहों पर कांग्रेस ने भी आपको बढ़िया टक्कर दी है, यानी कि बहुत कांटे की टक्कर दी है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्या आने वाले चुनावों में अब कंपटीशन आपके लिए ज्यादा होने वाला है? मेघना जी, सवाल तो बहुत बढ़िया आपका है। इस सवाल के जवाब में मेरा यही जवाब है, सिर्फ अभी आपने पीछे देखा होगा पिछले चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़ी, उसके पहले कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी। तो जब सब मिलकर लड़ गए उसके बाद भी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हम 300 सीटों से ऊपर पाए। लेकिन भारतीय अश्विनी जी देखिए, बिहार की भी बात कर ली जाए और यहाँ के उपचुनाव की बात कर ली जाए, दोनों जगह ऐसी स्थिति देखने को मिली है। तो ये नहीं कह सकते कि जनता ने पूरी तरह आपको वोट दिया, कहीं ना कहीं जनता अब बदलाव खोज रही है।
उत्तर प्रदेश में तो मुझे कहीं नहीं लगता। और मैं बिहार का आपने जिक्र कर दिया, मैं बिहार भी आपको ले चलता हूँ। 15 साल के बाद अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 15वें साल के बाद भी बैठता है तो ये जनता का आशीर्वाद कहेंगे, हम एंटी इनकम्बेंसी नहीं कहेंगे। इसको जो है हम ये नहीं कहेंगे कि जनता हमारे खिलाफ है, जनता बदलाव चाहती है। सत्ता में हमारी पार्टी को 15 साल के बाद एनडीए के नेतृत्व में जनता ने वहां के रखा। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आप कह रहे हैं कि उपचुनावों में आपको तस्वीर ऐसी नहीं दिखी। अश्विनी जी, 1 मिनट में रोकना चाहूंगी। आपने जो कहा कि उपचुनाव की हम जब बात कर रहे हैं कि उपचुनाव में ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिला, अभी आपको राकेश जी ने भी बताया कि कई जगहों पर कांग्रेस ने आपको कांटे की टक्कर दी है और दूसरी ओर एक सीट समाजवादी पार्टी के पास चली गई है, तो इसे कांटे की टक्कर नहीं तो और क्या कहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी ने कांटे की टक्कर, देखिए हम लोग अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। और देखिए हर क्या ऐसा नहीं है कि अगर सपा है और बसपा है और कांग्रेस है तो उनके पास वोट बैंक नहीं है, उनका भी वोट बैंक है। वो लोग भी जो है अपने वोटों के साथ मार्केट बाजार में हैं। लेकिन जनता ने योगी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार को पसंद किया है, उनकी पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी 6 सीट यहाँ जीतने पर कामयाब हुई और बिहार में 125 सीट हम लोग जीते, जिसमें देखिए हमारा वोट परसेंटेज जितना भी हो और हम 74-73 सीट वहां पर जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की जनता की पहले पसंद की पार्टी है, क्योंकि वो राष्ट्र हित के कामों को करती है, समाज हित के कामों को करती है। ये बरगलाने का और भ्रम फैलाने का काम नहीं तो अभी यही कह रहे हैं, जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कोई शक नहीं कि बात इसी तरफ सुई का जो इशारा है वो इधर ही है। कपीश जी, अब आप आगे की क्या रणनीति है आप ये बताएं, क्योंकि उपचुनाव में भी आप कह रहे थे कि हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जनता उब चुकी है, कई मुद्दे उठाए गए, सुरक्षा, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मुद्दे उठा के घेरा गया, लेकिन जो नतीजे आए वो एक तरफा दिखाई दे रहे हैं कि अभी जनता ने काम पे मोहर लगाई है। आगे क्या तैयारी आप लोगों की? राजेश भाई, अपनी जो तैयारी है वो बताने से पहले अश्विनी भाई का 2 मिनट में जवाब दे दे जी। बिहार के अंदर इन्होंने स्ट्राइक रेट भले अपनी बढ़ाई हो, क्योंकि ये कम सीटों पे लड़े, पिछली बार ज्यादा सीटों पे लड़े थे और ज्यादा हारे थे। स्ट्राइक रेट इनकी डबल हुई है, लेकिन इनके वोट परसेंटेज कम हुए हैं। 5% इनके वोट कम हुए और करीब 7-8%, 6% वोट करीब नीतीश बाबू के कम हुए। और नीतीश बाबू ने चूंकि सीटें ज्यादा लीड की, इसलिए वो उनकी स्ट्राइक रेट बहुत खराब चली गई। ये इस खुशफहमी में ना रहे। 12 सीटें ऐसी थी जहां पर इनके पूरी सपोर्ट ने, सरकार के और इनके तंत्र ने वहां पर इनकी सरकार बनवाई है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर तोड़ फोड़ करके बनाई, इसको इनकी जीत नहीं कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये उपचुनाव थे, जनता को भी मालूम था कि ये 6-7 सीटों से सरकार गिरने वाली नहीं है। जनता ने ये सोचा होगा कि आज हम अगर इनका विधायक जिता देते हैं तो शायद जो साल भर में अब से कुछ सोच करके कुछ हमारे यहाँ का विकास काम कर दें, क्योंकि खाली विकास जो है विधायक की विकास निधि इतनी नहीं होती है कि उससे वो 4 मोहल्ले से ज्यादा का कहीं रोड बनवा सके। तो ये जनता भी तो सोचती है ना, इसलिए उन सारे मुद्दों को उसने किनारे रखा। वो सरकार बदलते समय जनता अप्लाई करेगी और ये आप देखिएगा, इसीलिए मेन चुनाव अलग हो जाते हैं और उपचुनाव अलग हो जाते हैं। और ये बात अश्विनी भाई समझ नहीं पा रहे हैं, और ये इनके अटल जी से सीखे भी नहीं। न हार से पस्त होना चाहिए, न जीत से मस्त होना चाहिए। ये लोग जीत से मस्त हो गए। बिल्कुल कपीश जी, आपने सही कहा। उपचुनाव के नतीजे काफी बार ऐसा होता है कि अलग हो जाते हैं, बीजेपी नहीं जीतती है, लेकिन जो मेन चुनाव होते हैं वो जीत जाती है। ऐसा अगर इस बार हुआ कि विपक्ष मेन चुनाव जीत जाएगा तो देखने वाली बात ये होगी। राकेश जी का मैं रुक करना चाहूंगी, ठीक है, राकेश जी का मैं रुक करना चाहूंगी। राकेश जी, देखिए योगी बनाम अखिलेश यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट आ चुकी है, 6 सीट उपचुनाव में बीजेपी के पास गई है। विपक्ष के पास पाने के लिए बहुत कुछ था, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब अब जीत बीजेपी की हुई है, उसके बाद अब ये नहीं लग रहा कि बहुत सारे ब्राह्मण संगठन जो शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में, वो इस ओर इशारा करते हैं कि भाई ब्राह्मण वोट बैंक कब इकट्ठा किया जा रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। आप देखें कि कुछ प्रदेश हमारे ऐसे हैं जहां पर आज भी जाति और धर्म को देखकर ही टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है
तो आप देखिए कि जब तक वो ब्राह्मण वोट को अपने फेवर में नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उसको सरकार बनाने में समस्या आती है। अगर आप पीछे का इतिहास देखें तो किस तरीके से बीएसपी ने भी एक समय ऐसा था कि उन्होंने भी टिकटें कहीं पर ब्राह्मण समाज को दी, कहीं पर क्षत्रिय समाज को दी, कहीं पर पिछड़े वर्ग को दी, कहीं पर अति पिछड़े वर्ग को दी। इस तरीके से टिकटों का मिश्रण किया था और प्रचंड बहुमत जीता था। लेकिन अब जो आने वाले 2022 के चुनाव हैं उसी जाति समीकरण को साधते हुए और किस तरीके से यूपी के अंदर कुछ ब्राह्मण समुदाय के या कुछ ब्राह्मण सभाओं के कुछ नेता नाराज थे बीच में, उस चीज को भापते हुए सपा ने किस तरीके से अपने साथ उनको मिलाना अभी से शुरू कर दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, इस तरह के जो प्रदेश है, इन प्रदेशों के अंदर जाति समीकरण का वोट जो है वो बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट करता है चुनाव को। तो यही वजह है कि हर दल अपनी अपनी तैयारी इसको ध्यान में रख के करता है। जी, और राजेश जी एक चीज आप और देखें कि ये भी मैं आपके चैनल पे बड़े ही विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2022 का चुनाव आएगा तो आप देखिएगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो टिकट भी जातिगत समीकरण के आधार पर ही बांटेगा। तो इसीलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए हर एक पार्टी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक धर्म के व्यक्ति को अपनी पार्टी से जोड़ना चाहता है। बिल्कुल, यानी जाति के बिना गति नहीं है हिंदुस्तान की। अगर राजनीति की बात करें तो राजेश जी देखिए, होता क्या है कि राजनीतिक पार्टी का जो एक गोल होता है वो होता है सत्ता के अंदर काबिज होना, और वो ही राजनीतिक पार्टी ज्यादा विकास कर पाती है जिस राजनीतिक पार्टी के साथ सभी जाति, धर्म, विशेष वर्ग के लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, एक जाति, एक धर्म के नाम पर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता और पूरा समीकरण इसका बिठाया जाता है। हमारे साथ सुशील कुमार भी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता है। सुशील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें कुछ सीटों पे देखा गया कि कांग्रेस ने अच्छी फाइट करी, हालांकि खाता नहीं खुला। मैं चाहता हूं आप पहले उस पर टिप्पणी करें, फिर आगे कई सवाल है जो आपसे जानेंगे। देखिए, हम लोग ने काफी मेहनत की सारी सीटों पर, और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार पूरे संगठन के तरीके से सभी को लगाया गया। और हमने जो किया है वो अच्छा कहा जाता था पहले की कांग्रेस पार्टी नहीं है ही, बार बार एक ही बात उठाई जाती थी कि इनका कहीं वोट बैंक नहीं है, कुछ है। तो इस वोट किस्म ने दिखाया है कि 2 सीटों पर सेकंड पर है, 1 सीटें तीसरे नंबर पर गए हैं, और तभी पूरे संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है। उनको मैं सबको सबसे पहले बधाई दूंगा। ठीक है, हम अभी जितना अच्छा दिख रहा था उतना अच्छा हुआ नहीं है, लेकिन 22 की एक तैयारी थी और एक हमारा एनालिसिस था कि कैसे क्या होगा, क्या क्या नई चीजें अपनाई गई, और हम उसमें सक्सेस हुए हैं। लेकिन निराशा हाथ लगी है इन नतीजों से, चूंकि बिहार में देखा गया वहां पे भी उम्मीद थी कि कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी, और कांग्रेस अब एक कहीं ना कहीं किसी के सहारे रहने लगी है। चाहे बिहार में तेजस्वी की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी कोई ना कोई सहयोगी तलाशा जाता है कि गठबंधन करके आगे बढ़ा जाए, यानी अब इसी में खुद को डिफेंड करने लगी है कांग्रेस, कंफर्ट जोन में महसूस करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देश परिस्थिति काल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वहां पर मुझे लग रहा, हम लोग को लग रहा था कि हम उनके साथ अच्छा करेंगे, और जैसा आपने देखा अच्छा हुआ भी है। खैर, हमारी कुछ सीटें कम आई हैं, इसके लिए हमारा संगठन बैठकर मनन करेगा कि इस पर कहाँ पर क्या गलती हो गई है। तुरंत हम कोशिश करेंगे कि निकल के आए और 22 में यूपी में ना आ जाए, हम सरकार बना सकें। तो हमारे लीडर उसको जरूर कहाँ गलतियां हुई हैं तो ठीक हुई है, क्योंकि थोड़ी सी और आती तो हम सरकार बनाते, और वहाँ पर जो भी गलतियां हुई हैं उनको हम दोबारा ना दोहराएं। इसके लिए हमारे संगठन में चर्चा होगी, और 22 में हम पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बनाएंगे। ठीक है अश्विन जी, आपसे मेरे बहुत सारे सवाल है, लेकिन पहले मैं अश्विन जी का रुख करना चाहूंगी। अश्विन जी, देखिए, बीएसपी को लेकर आप पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, और साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कह भी दिया गया है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चाहे किसी को समर्थन देना पड़े हम समर्थन देंगे, चाहे बीजेपी को समर्थन देना पड़े। अब जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि भाई पार्टियां दोनों मिलकर आगे बढ़ रही हैं, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी आप बीएसपी को लगातार साथ लेकर चलेंगे? बयान के बाद मायावती जी का एक और बयान आया था, उसको शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया।
उन्होंने खुद ही, देखिए वो उनका मुद्दा है कि वो किसको समर्थन करें, किसका विरोध करें, लेकिन उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं कहीं नहीं जा रही हूं और कुछ नहीं हो रहा, उस पर वो उन्होंने विराम लगा दिया था। तो वो चर्चा का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, जो जिसको इच्छा हो वो अगर समर्थन देता है हमको, तो हमें कोई गुरेज नहीं है कि हमारा जो है, हमको अभी उत्तर प्रदेश में किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने कामों के बल पर लड़ी थी। 300 से ऊपर योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव नेतृत्व में तो नहीं लड़ा, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा चुनाव, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में अब प्रदेश काम कर रहा है, सरकार काम कर रही है। तो आज पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर पर हम कई योजनाओं में चल रहे हैं और कई प्रदेश के मुख्य जनता की ये डिमांड हो गई है कि हमारे प्रदेश को भी मुख्यमंत्री योगी जी टाइप की चाहिए। तो अब इतना बढ़िया कुशल काम हो रहा है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बल पर 2022 के चुनाव को लड़ने का काम करेगी। और बाकी रही विपक्ष की बात, तो अभी होड़ लगी है कि कौन बड़ा विपक्ष है, कौन किस जाति को लुभा पाएगा, किसको भुना पाएगा। तो ये होड़ उधर लगे रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, सुशील जी का रुख में करना चाहूंगी। सुशील जी देखिए, इस बार हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस काफी मुखर रही, तमाम ऐसे मुद्दे यूपी में रहे जिसको लेकर कांग्रेस मुखर रही, लेकिन आखिर चुनावों में इतनी मुखर कांग्रेस क्यों नहीं रह पाती है? पूरी ताकत से लड़ती है, कहीं कहीं की समस्याएं आ जाती हैं। जैसा कि हम देखते हैं, अगर बिहार की तो देखें तो इस बार जो रिजल्ट 20 घंटे में आए, जबकि उत्तर प्रदेश उससे बड़ा राज्य है और यहाँ जल्दी रिजल्ट आ जाता है। बिहार में ऐसा क्या कारण रहा चुनाव आयोग को कि 12 करोड़ आबादी पर 20 घंटे के बाद रिजल्ट आए? तो खैर वो बात की बात है, और ये जरूर है कि हमारे यहाँ जो अभी यूपी में हाथरस कांड ले ले, जैसा भी ले ले, वहां पर अगर बीजेपी के हम देखते हैं तो बीजेपी ने जो किया है उससे पूरी जनता को, पूरी यूपी की जनता जानती है। और इस राहुल गांधी जी ने भी वहां पर गए और उनको भी लाठी पड़ी, और ये सरकार जो बर्बरता कर रही है इसे सरकार जनता देख रही है, यूपी की जनता देख रही है, और वो डेफिनेटली ये जवाब देगी 22 में। नहीं सुशील जी, जनता इसी उम्मीद में थी आखिर कि उन्हें विकल्प अगर वो तलाश रही जनता, क्योंकि बहुत जगह बदलाव की लहर देखने के लिए जनता ने जो वोट किया है, कांग्रेस के प्रत्याशियों को कांटे की टक्कर पर लेकर आए हैं, तो जनता उम्मीद तो जाहिर तौर पर कर रही थी, लेकिन उस उम्मीदों पर आप ही खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? लोकसभा चुनावों की बात कर ली जाए, आप कहते हैं तैयारी करेंगे, समीक्षा करेंगे, उपचुनाव आ गए, तैयारी करेंगे, समीक्षा करेंगे, विधानसभा चुनाव में अगर तस्वीर ऐसी होने वाली, जनता फिर आपसे उम्मीद ही क्यों करे? नहीं, जनता को उम्मीद है हमसे, क्योंकि अगर हमारा 1950 से अगर आप इतिहास देखेंगे, चाहे नेहरू जी को देख लीजिए, उन्होंने उद्योगीकरण किया, सभी के लिए जॉब, जो आज जो बिहार का चुनाव लड़ा गया है वो मुख्यतः अगर देखा जाए तो काफी बीजेपी ने कई बार कोशिश की कि इसको मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन वो टोटल भूख और नौकरी पर और दवाई पर रहा और उससे लड़ी, और उस पर जनता ने काफी, अगर आप तेजस्वी यादव की रैलियां देखते नहीं सुशील जी, एक और आरोप कांग्रेस की तरफ से कल भी यहाँ पर लगाया गया था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। आखिर अपनी आवाज को मुखर करने की बजाय दूसरों पर आरोप क्यों लगाए जाते हैं? जनता की उम्मीदों पर आप आखिर कब खरा उतरेंगे? बगैर आग के धुआं तो नहीं होता है ना, एक कहावत है, बगैर आग के धुआं नहीं होता है। मैंने इसी अपने आप बोला ना कि जो उत्तर प्रदेश है वो बिहार से ज्यादा, यहाँ पर कितनी जल्दी रिजल्ट आ गए थे, बिहार में 20 घंटे बाद रिजल्ट आए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो शक पैदा करता है, और इस शक पर बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जनता को भी पूछना चाहिए, पार्टी को पूछना चाहिए, सड़कों पर तो सड़कों पर आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि इतना देर क्यों लगा। और अभी कुछ स्टेटमेंट भी आए थे, तेजस्वी यादव का ट्वीट भी आया था, जिसके 119 सीटों की बात भी कही गई कि 119 सीटों पर बधाई तो दे दी गई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफाई नहीं किया। तो ये तेजस्वी यादव का ट्वीट आया था, तो हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि बगैर आग से धुआं तो होता नहीं है, और ये हो सकता है आगे कोई निकल कर भी आए। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा ना हो, क्योंकि जीते कोई भी सत्ता में वही आना चाहिए। ठीक है, अभी तो लड़ाई बहुत लंबी है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कपीश जी, आप सुस्ता रहे हैं, कुछ पकड़ने के लिए है नहीं, सरकार यहाँ अपनी तारीफ कर रही है, बताने के लिए कुछ बचा नहीं क्या? विनाश करने वाले लोग विकास की बात करते हैं तो थोड़ा बेपत लगता है, क्योंकि अश्वनी शाही जी से मित्र हैं तो हम ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं आज।
अरे विनाश तो हुआ था कपीस भाई, जब सड़कों पर गोली चली थी, हजारों कार्यकर्ता मारे गए थे, विनाश वहां हुआ था। आप विनाश की बात करेंगे कपीस भाई, वो भी दिन याद करिए विनाश वाली। 2014 के अंदर आवे केंद्र में, और उसके बाद 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में आए, और देश में जो जीडीपी थी वो 10% के लगभग थी 2014 में, जब मनमोहन सिंह सरकार ने आपको दिया था। और आप कोरोना काल के पहले उसे 3.5% पे ले आ दिए थे। और आपके ही सरकार में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि ये -3.50 है। मैंने जिसने भी जो कहा 2021 में जीडीपी पर हम लोग बात करेंगे कपीस भाई, इन्होंने मजबूत जीडीपी आपको दिखेगी 2021 में। परिवर्तन कर दिया, जनता के आशीर्वाद आपको नहीं मिला, आप स्वीकार करिए। लेकिन कपीस भाई फिर भी जो आप बातें कह रहे हैं, अगर मैं उन्हें मानूं भी, उसके बाद भी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां जीत रही है पार्टी। हमारे सामने बिहार ही है, कोरोना काल में भी आप लोग कह रहे थे तमाम खामियां रही, लेकिन जनता ने उन्हें चुना है। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आई हैं वहां पे। राजेश जी मणिपुर में चुना है, तेलंगाना में चुना है, कर्नाटक में चुना है, कहाँ नहीं चुना है? देखिए जरा, गुजरात में सब सारी सीटें आ गई हमारी, कहाँ है? और 8% से 9% जो है जेडीयू ने खो दिए हैं, और कांग्रेस ने वहां पे अपने मत % बढ़ाए हैं, भले इनकी सीटें कम आई हैं। और वहीं पर जो तेजस्वी यादव की पार्टी है राजद, उसने कहीं ज्यादा अपने जो है वोट % बढ़ाए हैं। उसके बाद भी 12 सीटें ऐसी थी जहाँ पे सरकार की मदद हुई है, और निश्चित तौर पे बेईमानी हुई है, वरना तेजस्वी यादव की सरकार बनती, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है, इसका जो जवाब मेरे सहयोगी ने उठाया, उसका जवाब मैं राकेश जी से लेना चाहूंगी। कपीस जी आऊंगी, आपके पास आऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अपने आदरणीय मित्र से एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि 9 मई सन 2019 को फ्रंट लाइन मैगजीन में एक आरटीआई का जिक्र किया गया था, जो मनीष शर्मा के द्वारा लाया गया था। उसमें जो ईवीएम मशीन है वो 20 लाख मीटिंग थी, और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वहां से जो मीटिंग हुई है उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है। तो सरकार बताइए, कोई आज तक कोई खोज पाई, बरामद कर पाई कि नहीं 20 लाख ईवीएम? और अगर नहीं बरामद करा पाई तो वो कहाँ पर है? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कराने गए, बांग्लादेश में या नेपाल में गए हुए, या ट्रम्प साहब को आपने गिफ्ट कर दिया है? ठीक है कपीस जी जवाब देना चाहते हैं। कपीस जी मैं जवाब देता हूँ। कपीस जी, इसका आपके सामने अभी आरटीआई का जिक्र किया, आरटीआई आपके सामने हथियार है और संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। आप चुनाव आयोग से एक आरटीआई करके वकील हैं आप, और एक जवाब आप मांग लीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराती है, आप ही की तरह एक राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव में शिरकत करती है, और चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, और बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम तक की रक्षा करना उनका काम है। आप उनसे सवाल करिए, बेहतर जवाब मिलेगा। लेकिन कपीस जी ये वक्त मंथन का है ना, समीक्षा का है, ये अपनी कमियां तलाशने का है, ताकि आगे तैयारी और बेहतर की जा सके। 22 की फाइनल चुनाव है, ये तो चलिए उपचुनाव था, आपने कहा 7 सीटें थी, लेकिन आगे बड़ी लड़ाई है जाती है। राजेश भाई, हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, और आत्मचिंतन जो होता है या चिंतन होता है या समीक्षा की जाती है, ये पार्टी का व्यक्तिगत चीज होता है। वो हर पार्टी अपनी अपनी करती है, चाहे वो जीते और चाहे हारे, और जो हारने वाले को टिप्पणी करनी पड़ती है, और हम इसको अपनी हार नहीं मानते। ये हमारी स्टैटिस्टिकल जीत है, हमने वोट परसेंटेज बधाई। दूसरी चीज गफलत में न रहे, जनता ने बहुत जीत है, बधाई हो आपको इस जीत की। भगवान करे कि हर चुनाव में आपको एक सीट मिले, जनता तो जान रही, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, हर चुनाव में एक सीट मिले आपको। ठीक है राकेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि वक्त भी कम है, लेकिन आप अगर बता पाएं कि अब आगे, चूंकि लड़ाई जो है वो एक तरफा दिखाई दे रही है, जैसे नतीजे हमारे सामने उपचुनाव के हैं, और मुख्यमंत्री ने भी कहा था ये हमें आशीर्वाद मिला है सेवा का, आगे भी हम जीतेंगे, 2017 को ही दोहराया गया है, आगे की क्या तस्वीर देखते हैं? बिल्कुल राकेश जी, एक और सवाल जोड़ना मैं चाहूंगी। देखिए, बिखरा हुआ विपक्ष बीजेपी के लिए फायदा बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विपक्ष एकजुट नहीं है, आरोप प्रत्यारोप ही करे जा रहा है। 2022 की तैयारी अब भी नजर नहीं आ रही है। मेघना जी, पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब दे दूं कि ये बिल्कुल सच्चाई है कि बिखरा हुआ विपक्ष, जितनी विपक्षीय पार्टियां किसी प्रदेश में ज्यादा होंगी
और बीजेपी के अगेंस्ट अगर दो से ज्यादा पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत भरपूर फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो रहा, बाकी जो वोट बैंक है वो डिवाइड हो रहा है। और जो अब आपका राजेश जी क्वेश्चन था, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ये बिल्कुल सच है कि आने वाले 2022 के चुनाव के लिए अगर विपक्ष चाहता है कि वो एक तरफा लड़ाई ना हो तो उसको अभी से अपनी लड़ाई का एक पैमाना निश्चित करना पड़ेगा। उसको ये निश्चित करना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐसा फार्मूला निकालें जिससे कि वोटों का डिवाइडेशन, जो बचा हुआ वोट है जो एक पार्टी को मिलना चाहिए, वो 3 पार्टियों में जो डिवाइड हो रहा है, उसको किस तरीके से वो एक जगह डलवाया जा सके। क्योंकि अभी आपने सुना होगा बिहार चुनाव में जीतने के बाद ही उस दिन ओवैसी ने किस तरीके से घोषणा की कि हम यूपी और वेस्ट बंगाल का चुनाव भी लड़ेंगे। अगर ओवैसी जी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश का और वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है उसका भी कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाएगा, वो अलग अलग बट जाएंगे और सीधे तौर पर अगर उसका नुकसान होगा तो वो सपा, बसपा और कांग्रेस को होगा। तो अभी से उनके लिए रणनीति बनाने का बहुत उचित समय है। अभी 1 साल का समय बाकी है। उन्हें ये देखना चाहिए कि वो क्या फार्मूला निकालें कि उन्हें केवल बसपा और कांग्रेस से टक्कर नहीं लेनी, उनको अब एक छोटी पार्टी हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, उन्हें एआईएमआई से भी टक्कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका हौसला बुलंद है बिहार चुनाव में कुछ सीटें जीतने के बाद। बिल्कुल, और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी है कि समीक्षा करके, मंथन करके अपनी कमियों को तराश के विपक्ष आगे की तैयारी करे। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार आपका, अश्विनी शाही आपका, सुशील कुमार आपका भी, और कपीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल कई थे, कईयों के जवाब मिले, कुछ सवाल अब भी बरकरार हैं। बड़ी बात यह कि 2022 की जो लड़ाई है उसमें आखिर क्या कुछ समीकरण बनेंगे, उसमें क्या होगा, क्योंकि जो उपचुनाव हुआ वो परीक्षा थी सरकार के लिए, उसमें वो पास होती हुई दिखाई दी। लड़ाई अभी जो 2022 का चुनाव है उसके लिए बाकी है, वो बड़ी जंग होगी और देखना होगा वहां कौन बाजी मारता है।